सिंधु घाटी सभ्यता। परिचय। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। यह सभ्यता लगभग 2500 ईस्वी पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की 4 सबसे बड़ी प्राचीन नगरीय सभ्यताओं से भी अधिक उन्नत थी। 1920 में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सिंधु घाटी के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जैसे 2 प्राचीन नगरों की खोज हुई। भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने सन 1924 में सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की। प्रारंभिक हड़प्पाई चरण हाकरा चरण से संबंधित है, जिसे घग्गर हाकरा नदी घाटी में चिन्हित किया गया है। हड़प्पाई लिपि का प्रथम उदाहरण लगभग 3000 ईपू के समय का मिलता है। इस चरण की विशेषताएं एक केंद्रीय इकाई का होना तथा बते हुए नगरीय गुण थे। व्यापार क्षेत्र विकसित हो चुका था और खेती के साक्ष्य भी मिले हैं। उस समय मटर, तिल, खजूर, रुई आदि की खेती होती थी। कोर्दिजी नामक स्थान परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता के चरण को प्रदर्शित करता है। 2600 ईपू तक सिंधु घाटी सभ्यता अपनी 7 परिपक्व अवस्था में प्रवेश कर चुकी थी। परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता के आने तक प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता बड़े बड़े नगरीय केंद्रों में परिवर्तित हो चुकी थी, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान में तथा लोथल जो कि वर्तमान में भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के क्रमिक पतन का आरंभ 1800 ईपू से माना जाता है। 1700 ईपू तक आते आते हड़प्पा सभ्यता के कई शहर समाप्त हो चुके थे, परंतु प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की संस्कृतियों में भी इसके तत्व देखे जा सकते हैं। कुछ पुरातात्विक आंकड़ों के अनुसार उत्तर हड़प्पा काल का अंतिम समय 1000 ईपू 900 ईपू तक बताया गया है। नगरीय योजना और विन्यास। हड़प्पाई सभ्यता अपनी नगरीय योजना प्रणाली के लिए जानी जाती है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगरों में अपने अपने दुर्ग थे, जो नगर से कुछ ऊंचाई पर स्थित होते थे, जिसमें अनुमानतः उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे। दुर्ग से नीचे सामान्यतः ईंटों से निर्मित नगर होते थे, जिनमें सामान्य लोग निवास करते थे। हड़प्पा सभ्यता की एक ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि इस सभ्यता में ग्रिड प्रणाली मौजूद थी, जिसके अंतर्गत सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। अन्न भंडारों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता के नगरों की प्रमुख विशेषता थी। जली हुई ईंटों का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता थी, क्योंकि समकालीन मिस्र में मकानों के निर्माण के लिए शुष्क ईंटों का प्रयोग होता था। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली बहुत प्रभावी थी। हर छोटे और बड़े घर के अंदर स्वयं का स्नानघर और आंगन होता था। कालीबंगा के बहुत से घरों में कुएं नहीं पाए जाते थे। कुछ स्थान जैसे लोथल और धौलावीरा में संपूर्ण विन्यास मजबूत और नगर दीवारों द्वारा भागों में विभाजित थे। कृषि। हड़प्पाई गांव मुख्यतः प्लावन मैदानों के पास स्थित थे, जो पर्याप्त मात्रा में अनाज का उत्पादन करते थे। गेहूं, जौ, सरसों, तिल, मसूर आदि का उत्पादन होता था। गुजरात के कुछ स्थानों से बाजरा उत्पादन के संकेत भी मिले हैं, जबकि यहाँ चावल के प्रयोग के संकेत तुलनात्मक रूप से बहुत ही दुर्लभ मिलते हैं। सिंधु सभ्यता के मनुष्यों ने सर्वप्रथम कपास की खेती प्रारंभ की थी। वास्तविक कृषि परंपराओं को पुनर्निर्मित करना कठिन होता है, क्योंकि कृषि की प्रधानता का मापन इसके अनाज उत्पादन क्षमता के आधार पर किया जाता है। मुहरों और टेराकोटा की मूर्तियों पर सांड के चित्र मिले हैं तथा पुरातात्विक खुदाई से बैलों से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के अधिकतम स्थान अर्धशुष्क क्षेत्रों में मिले हैं, जहां खेती के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। नहरों के अवशेष हड़प्पाई स्थल शोरतुगई अफगानिस्तान में पाए गए हैं, लेकिन पंजाब और सिंध में नहीं। हड़प्पाई लोग कृषि के साथ साथ बड़े पैमाने पर पशुपालन भी करते थे।
घोड़े के साक्ष्य सूक्ष्म रूप में मोहनजोदड़ो और लोथल की एक संशययुक्त टेराकोटा की मूर्ति से मिले हैं। हड़प्पाई संस्कृति किसी भी स्थिति में अश्व केंद्रित नहीं थी। अर्थव्यवस्था। अनगिनत संख्या में मिली मुहरें, एक समान लिपि, वजन और मापन की विधियों से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार के महत्व के बारे में पता चलता है। हड़प्पाई लोग पत्थर, धातुओं, सीप या शंख का व्यापार करते थे। धातु मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था। व्यापार की वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद थी। अरब सागर के तट पर उनके पास कुशल नौवहन प्रणाली भी मौजूद थी। उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में अपनी व्यापारिक बस्तियां स्थापित की थी, जहां से प्रामाणिक रूप से मध्य एशिया से सुगम व्यापार होता था। दजला, फरात नदियों की भूमि वाले क्षेत्र से हड़प्पा वासियों के वाणिज्यिक संबंध थे। हड़प्पाई प्राचीन लेपिस लाजुली मार्ग से व्यापार करते थे, जो संभवतः उच्च लोगों की सामाजिक पृष्ठभूमि से संबंधित था। शिल्पकला। हड़प्पाई कांस्य की वस्तुएं निर्मित करने की विधि उसके उपयोग से भली भांति परिचित थे। तांबा राजस्थान की खेतड़ी खान से प्राप्त किया जाता था और टिन अनुमानतः अफगानिस्तान से लाया जाता था। बुनाई उद्योग में प्रयोग किए जाने वाले ठप्पे बहुत सी वस्तुओं पर पाए गए हैं। बड़ी बड़ी ईंट निर्मित संरचनाओं से राजगिरी जैसे महत्वपूर्ण शिल्प के साथ साथ राजमिस्त्री वर्ग के अस्तित्व का पता चलता है। हड़प्पाई नाव बनाने की विधि, मनका बनाने की विधि, मोहरे बनाने की विधि से भली भांति परिचित थे। टेराकोटा की मूर्तियों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण शिल्प विशेषता थी। जौहरी वर्ग सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से आभूषणों का निर्माण करते थे। मिट्टी के बर्तन बनाने की विधि पुनर्तः प्रचलन में थी। हड़प्पा वासियों की स्वयं की विशेष बर्तन बनाने की विधियां थीं। हड़प्पाई लोग चमकदार बर्तनों का निर्माण करते थे। संस्थाएं। सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत कम मात्रा में लिखित साक्ष्य मिले हैं, जिन्हें अभी तक पुरातत्वविदों तथा शोधार्थियों द्वारा पढ़ा नहीं जा सका है। एक परिणाम के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता में राज्य और संस्थाओं की प्रकृति समझना काफी कठिनाई का कार्य है। हड़प्पाई स्थलों पर किसी मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं, अतः हड़प्पा सभ्यता में पुजारियों के प्रभुत्व या विद्यमानता को नकारा जा सकता है। हड़प्पा सभ्यता अनुमानतः व्यापारी वर्ग द्वारा शासित थी। अगर हम हड़प्पा सभ्यता में शक्तियों के केंद्रण की बात करें तो पुरातत्वीय अभिलेखों द्वारा कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती है। कुछ पुरातत्वविदों की राय में हड़प्पा सभ्यता में कोई शासक वर्ग नहीं था तथा समाज के हर व्यक्ति को समान दर्जा प्राप्त था। कुछ पुरातत्वविदों की राय में हड़प्पा सभ्यता में कई शासक वर्ग मौजूद थे, जो विभिन्न हड़प्पाई शहरों में शासन करते थे। धर्म। टेराकोटा की लघु मूर्तियों पर एक महिला का चित्र पाया गया है। इनमें से एक लघु मूर्ति में महिला के गर्भ से उगते हुए पौधे को दर्शाया गया है। हड़प्पाई पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानते थे और पृथ्वी की पूजा उसी तरह करते थे जिस प्रकार मिस्र के लोग नील नदी की पूजा देवी के रूप में करते थे। वैदिक काल प्राचीन भारतीय संस्कृति का एक कालखंड है। उस दौरान वेदों की रचना हुई थी। हड़प्पा संस्कृति के पतन के बाद भारत में एक नई सभ्यता का आविर्भाव हुआ। इस सभ्यता की जानकारी के स्रोत वेदों के आधार पर इसे वैदिक सभ्यता का नाम दिया गया। वैदिक संस्कृति का काल सिंधु सभ्यता के पश्चात स्वीकार किया गया है। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक प्रवृत्तियों में हुए मौलिक विकास क्रम एवं परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए अध्ययन की सुविधा हेतु वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल, दो उत्तर वैदिक काल। वैदिक सभ्यता का काल। याकोबी एवं तिलक ने ग्रहादि संबंधी उद्धरणों के आधार पर भारत में आर्यों का आगमन 4000 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया है। मैक्समूलर का अनुमान है कि ऋग्वेद काल 1200 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक है। मान्य तिथि भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईस्वी पूर्व के लगभग हुआ। आर्यों का मूल स्थान आर्य किस प्रदेश के मूल निवासी थे, यह भारतीय इतिहास का एक विवादास्पद प्रश्न है।
इस संबंध में विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए मत संक्षेप में निम्नलिखित हैं। यूरोप 5 जातीय विशेषताओं के आधार पर पेंका, हट आदि विद्वानों ने जर्मनी को आर्यों का आदि देश स्वीकार किया है। गाइल्स ने आर्यों का आदि देश हंगरी अथवा डेन्यूब घाटी को माना है। मेयर पीक, गार्डन चाइल्ड, पिकेट, नेहरिंग, बेंडस्टीन ने दक्षिणी रूस को आर्यों का मूल निवास स्थान माना है। यह मत सर्वाधिक मान्य है। आर्य भारोपीय भाषा वर्ग की अनेक भाषाओं में से एक संस्कृत बोलते थे। भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार भारोपीय वर्ग की विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करने वाले लोगों का संबंध शीतोष्ण जलवायु वाले ऐसे क्षेत्रों से था जो घास से आच्छादित विशाल मैदान थे। यह निष्कर्ष इस मत पर आधारित है कि भारोपीय वर्ग की अधिकांश भाषाओं में भेड़िया, भालू, घोड़े जैसे पशुओं और कनरज बीज तथा भोजवृक्षों के लिए समान शब्दावली है। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर इस क्षेत्र की पहचान सामान्यतया आल्प्स पर्वत के पूर्वी क्षेत्र यूराल पर्वत श्रेणी के दक्षिण में मध्य एशियाई इलाके के पास के सटेप मैदानों यूरेशिया से की जाती है। पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर इस क्षेत्र से एशिया और यूरोप के विभिन्न भागों की ओर बहिर्गामी प्रवासन प्रक्रिया के चिन्ह भी मिलते हैं। सर्वप्रथम J0G0 रोड ने 1820 में ईरानी ग्रंथ जेंदा अवेस्ता के आधार पर आर्यों को बैक्ट्रिया का मूल निवासी माना। 1859 में प्रसिद्ध जर्मन विद्वान मैक्स मुलर ने मध्य एशिया को आर्यों का आदि देश घोषित किया। प्रोफेसर सेलस तथा एडवर्ड मेयर ने भी एशिया को ही आदि देश स्वीकार किया है। ओल्डनबर्ग एवं कीथकम भी यही मत है। मध्य एशिया से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य एशिया माइनर में बोगजकोई नामक स्थान से लगभग 1400 ईस्वी पूर्व का एक लेख मिला है जिसमें मित्र, इंद्र, वरुण और नासत्य नामक वैदिक देवताओं का नाम लिखा हुआ है। दाशून्य विनाश चंद्र ने सप्त सैंधव प्रदेश को आर्यों का मूल निवास स्थान माना। गंगानाथ झा के अनुसार आर्यों का आदि देश भारतवर्ष का ब्रह्मर्षि देश था। A0D0 कल्लू ने कश्मीर, D0S0 त्रिदेव ने मुल्तान के देविका प्रदेश तथा D0 राजबली पांडेय ने मध्य प्रदेश को आर्यों का आदि देश माना है। दयानंद सरस्वती ने तिब्बत को आर्यों का मूल निवास स्थान माना। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव था। वैदिक आर्यों को भौगोलिक विस्तार। आर्य सर्वप्रथम सप्त सैंधव प्रदेश में आकर बसे थे। आर्यों का भौगोलिक विस्तार जिस क्षेत्र में था उसमें अफगानिस्तान, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा तथा वर्तमान उत्तर प्रदेश गंगा नदी तक एवं यमुना नदी के पश्चिम के कुछ भाग सम्मिलित थे। अफगानिस्तान की अनेक नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में है जिनमें प्रमुख हैं कुभा, काबुल, सुवास्तु, स्वात, कुंभू, कुर्रम, गोमती, गोमाल। ऋग्वेद में आर्य निवास के लिए सर्वत्र सप्त सैंधव शब्द का प्रयोग हुआ है। इस क्षेत्र की सातों नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त होता है। सिंधु, सरस्वती, शतुद्री, सतलज, विपासा, व्यास, परुष्णी, रावी, असिकनी, चिनाब और वितस्ता, झेलम। ऋग्वेद में गंगा नदी का एक बार तथा यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है। सरस्वती एवं दृष्टि नदियों के बीच का प्रदेश सबसे पुनीत समझा जाता था जिसे ब्रह्मावर्त कहा गया है। जातीय एवं अंतरजातीय युद्ध। आर्यों के आपसी तथा यहाँ के मूल निवासी अनार्यों के साथ युद्धों के अनेक प्रमाण मिलते हैं। यदु और तुर्वस ऋग्वैदिक काल में आर्यों के 2 प्रधान जन थे। यदु का संबंध पशु या पर्श से था। तुर्वस ने पार्थिव नामक एक राजा के साथ युद्ध किया था। यदु और तुर्वस जन भारत में आने वाला नवागुंतक दल था। भरत जन इनसे प्राचीन था। आर्य इंद्र के उपासक थे और शायद 2 दलों में विभक्त थे। एक दल में सुंजय और भरत या तृत्सु जन थे जिनका यशोगान भारद्वाज के पुरोहित परिवार ने किया है। दूसरे दल में यदु, तुर्वस, त्रयु, अनु और पुरु नामक 5 जन थे। वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य के अंतर्गत चारों वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक एवं उपनिषदों का परिगणन किया जाता है। वेदों का संकलन करता महर्षि कृष्णद्वैपायन व्यास को माना जाता है। वेद शब्द संस्कृत के विद धातु से बना है जिसका अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना या जानना।
वेदत्रयी के अंतर्गत प्रथम तीनों वेद अर्थात ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद आते हैं। वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। गुरु द्वारा शिष्यों को मौखिक रूप से कंठस्थ कराने के कारण वेदों को श्रुति की संज्ञा दी गई है। ऋग्वेद ऋग्वेद देवताओं की स्तुति से संबंधित रचनाओं का संग्रह है। ऋग्वेद मानव जाति की प्राचीनतम रचना मानी जाती है। ऋग्वेद 10 मंडलों में संगठित है। इसमें 2 से 7 तक के मंडल प्राचीनतम माने जाते हैं। प्रथम एवं दशम मंडल बाद में जोड़े गए माने जाते हैं। इसमें कुल 1028 सूक्त हैं। पृथ्समत, विश्वामित्र, वामदेव, भारद्वाज, अत्रि और वशिष्ठ आदि के नाम ऋग्वेद के मंत्र रचयिताओं के रूप में मिलते हैं। मंत्र रचयिताओं में स्त्रियों के भी नाम मिलते हैं, जिनमें प्रमुख हैं लोपामुद्रा, घोषा, शची, पौलोमी एवं कक्षावृत्ति आदि। विद्वानों के अनुसार ऋग्वेद की रचना पंजाब में हुई थी। ऋग्वेद की रचना काल के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न मत प्रस्तुत किए हैं। मैक्सिमुला 1200 ईस्वी पूर्व से 1000 के बीच, जौकोबी तृतीय सहस्राब्दी ईस्वी पूर्व, बाल गंगाधर तिलक 6000 ईस्वी पूर्व के लगभग, विंटनित्स 2500 2000 1150 1000 के बीच की अवधि ऋग्वैदिक काल की प्रामाणिक रचना अवधि के रूप में स्वीकृत है। ऋग्वेद का पाठ करने वाले ब्राह्मण को होत्र कहा गया है। यज्ञ के समय यह ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ करता था। अस्तु मा सद्गमय वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है। यजुर्वेद यजुः का अर्थ होता है यज्ञ। यजुर्वेद में अनेक प्रकार की यज्ञ विधियों का वर्णन किया गया है। इसे अध्वर्य वेद भी कहते हैं। यह वेद 2 भाग में विभक्त है, एक कृष्ण यजुर्वेद, 2 शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, 1 काठक, 2 कपिंथल, 3 मैत्रायणी, 4 तैत्तिरीय। यजुर्वेद की 5वीं शाखा को वाजसनाई कहा जाता है, जिसे शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत रखा जाता है। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान है। इसका पाठ करने वाले ब्राह्मणों को अध्वर्यु कहा गया है। सामवेद साम का अर्थ गान से है। यज्ञ के अवसर पर देवताओं का स्तुति करते हुए सामवेद की ऋचाओं का गान करने वाले ब्राह्मणों को उद्गात्र कहते थे। सामवेद में कुल 1810 ऋचाएं हैं। इसमें से अधिकांश ऋग्वैदिक ऋचाओं की पुनरावृत्ति हैं। मात्र 78 ऋचाएं नई एवं मौलिक हैं। सामवेद 3 शाखाओं में विभक्त है, 1 कौथुम, 2 प्राणायनीय, 3 जैमिनीय। अथर्ववेद अथर्ववेद की रचना अथवा ऋषि ने की थी। इसकी 2 शाखाएं हैं, 1 शौनक, 2 पिप्लाद। अथर्ववेद 20 अध्यायों में संगठित है। इसमें 731 सूक्त एवं 6000 के लगभग मंत्र हैं। इसमें रोग निवारण, राजभक्ति, विवाह, प्रणय, गीत, मारण, उच्चारण, मोहन आदि के मंत्र, भूत प्रेतों, अंधविश्वासों का उल्लेख तथा नाना प्रकार की औषधियों का वर्णन है। अथर्ववेद में विभिन्न राज्यों का वर्णन प्राप्त होता है, जिसमें कुरु प्रमुख है। इसमें परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है एवं कुरु देश की समृद्धि का वर्णन प्राप्त होता है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं के कर्मकांड की व्याख्या के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। इनका अधिकांश भाग गद्य में है। प्रत्येक वैदिक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय एवं कौशिकी। यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय एवं शतपथ। सामवेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ पंचविंश। अथर्ववेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ। ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद तथा बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक के नियम प्राप्त होते हैं। शतपथ ब्राह्मण में गंधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पांचाल, कोसल, विदेह आदि के उल्लेख प्राप्त होते हैं। आरण्यक आरण्यकों में कर्मकांड की अपेक्षा ज्ञान पक्ष को अधिक महत्व प्रदान किया गया है। वर्तमान में 7 आरण्यक उपलब्ध हैं, 1 ऐत्रेय आरण्यक, 2 तैत्तिरीय आरण्यक, 3 शांखायन आरण्यक, 4 मैत्रायणी आरण्यक, 5 माध्यन्दिन आरण्यक, 6 तल्वकार आरण्यक। उपनिषद उपनिषदों में प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का संग्रह है। ये विशुद्ध रूप से ज्ञान पक्ष को प्रस्तुत करते हैं। सृष्टि के रचयिता ईश्वर, जीव आदि पर दार्शनिक विवेचन इन ग्रंथों में उपलब्ध होता है।
अपनी सर्वश्रेष्ठ शिक्षा के रूप में उपनिषद हमें यह बताते हैं कि जीवन का उद्देश्य मनुष्य की आत्मा का विश्व की आत्मा से मिलना है। मुख्य उपनिषद हैं ईश, केन, कट, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, श्वेताश्वर, कौशिकी आदि। भारत का प्रसिद्ध आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई उसे किस काल के नाम से जाना जाता है? ऋग्वेदिक काल। किस काल में ऋग्वेद के अतिरिक्त अन्य वेदों की रचना हुई उसे क्या कहते हैं? वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? कार्य के आधार पर। भारत में आर्यों ने आकर किस सभ्यता की नींव डाली थी? वैदिक सभ्यता की। भारत में आने वाले आर्य क्या कहलाते हैं? इंडो आर्य। आर्यों का मुख्य निवास स्थान कहाँ माना जाता है? आल्पस पर्वत के पूर्वी क्षेत्र और यूरेशिया। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? सप्त सिंधु प्रदेश में। आर्य कब भारत आए? 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास। आर्य अनार्यों को क्या कहते थे? दस्यु और दास। आर्य के आहार क्या थे? अन्न और मांस। आरम्भक आर्यों का मुख्य पेशा क्या था? पशुपालन और वंशी। आर्यों के समय की मुख्य पैदावार क्या थी? धान, गेहूं, जौ। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य काल। आर्यों के प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र। आर्य लोग युद्ध करते समय क्या बजाते थे? दुंदुभी। आर्य किसकी पूजा करते थे? प्रावमत शक्तियों की। वर्षा के देवता इंद्र, वायु के देवता मरुत, प्रकाश के देवता सूर्य। आर्य दार्शनिक क्या कहलाते थे? ऋषि। आर्यों के समय किस पशु का सर्वाधिक महत्व था? घोड़ा। आर्य किस नदी को ज्यादा महत्व देते थे? सरस्वती नदी। भारत में आर्य लोग स्थायी रूप से सबसे पहले कहाँ आकर बसे? पंजाब। आर्यों के मनोरंजन के साधन कौन कौन से थे? रथ दौड़, घुड़दौड़, आखेट, संगीत, चौपड़, जुआ आदि। आर्यों ने किस धातु की खोज की? लोहा। आर्यों के समय समाज में कितने वर्ण थे? 4 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। भारत में आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। आर्यों के प्राचीन आदरणीय ग्रंथ कौन सा है? वेद। आर्यों का सबसे प्रथम प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। किस ग्रंथ का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद। वेद कितने हैं? 4 ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। ऋग्वेद के सूक्तों की रचना किस प्रदेश में हुई थी? पंजाब प्रदेश। ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संग्रह है? 1017 सूक्तों का, जिसमें 10 मंडल है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? गौधन। वेद से हमें कैसी जानकारी प्राप्त होती है? ऋग्वेद से पूर्व वैदिक काल के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। सामवेद गायन प्रधान है। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियों और संस्कारों की चर्चा मिलती है तथा अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं जादू टोना का विवरण मिलता है। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? धंधे के आधार पर। आर्यों के समूह को क्या कहा जाता है? विश्व। ऋग्वैदिक आर्य कई जनों में विभक्त थे, उनमें से सबसे प्रमुख कौन था? पंचजन अनु, ऋषु, यदु, तुर्बस और पुरु। 4 वर्णों का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? पुरुष सूक्त में। समाज में कितने आश्रम थे? 4 ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। समाज में कैसा विवाह प्रथा प्रचलित था? जातीय, अंतरजातीय तथा विधवा विवाह। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण। प्राचीनतम पुराण है? मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी? काल कुटुंब। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदत। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आए? उत्तर वैदिक काल। मनुस्मृति मुख्यतया संबंधित है समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से।
ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं? 1028। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स का वर्णन है? अथर्ववेद। आर्य शब्द इंगित करता है नृजाति समूह को। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अघन्य वत योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? गाय। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुभाक प्रमुख। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? बी जी तिलक। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। यह वीडियो आपको किसी भी तरह से पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।